नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और यहाँ पर हम आज हिंदी व्याकरण में करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए भी वाक्यांश बन सकता है, जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में दिख ही रहा है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द ये टॉपिक है हमारा। और उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद भी आएगी काफी। पूरी क्लास जरूर देखनी है आपको और लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, पसंद आए तो बिना देरी के हम फटाफट से रिवीजन करेंगे। और पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अप्रमेय अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, या जो तोला या नापा ना जा सके? तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रमेय यानी कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहा जाता है। ऐसा फूल जो पूरा खिला हुआ ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, मुकुल, अधखिला, कमल या फिर पुष्प? तो यहाँ पर हमारा दूसरे में राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुल। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे अधखिला नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? मुकुल कहेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द इसका मुकुल होता है। ठीक है, मुकुल हमारा सही शब्द होगा। आगे होगा, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पिता के घर पर रहने वाली युवती, सुहागिनी, सुवासिनी, सिक्ता या फिर गृहिणी? तो तीसरे में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुवासिनी। पिता के घर पर रहने वाली लड़की या युवती के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? तो ये होता है सुवासिनी। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? परंपरा से चली आ रही बात के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होता है? तो चौथे में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिश्रुति, लोकोक्ति, अनुश्रुति या फिर उपकारी। परंपरा से जो बात चली आ रही हो उसे अनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, अनुश्रुति। जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांत, आक्रामक, आक्रांता या फिर अयोध्या? तो 5 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाक्रांत। ठीक है, जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। अन आक्रांत। ठीक है, अन इसमें उपसर्ग है। स्पर्श जन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? स्पर्श जन्य बीमारी के लिए जो बीमारी छूने से ही फैल जाती है उसे उस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो 6 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमित, संक्रमणीय, संक्रांति या फिर संक्रामक? तो राइट आंसर संक्रामक होगा। संक्रामक बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे के छूने से फैलती हैं। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो। तो 7 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? तर्क सिद्ध, तर्क सम्मत, तर्क शास्त्र या फिर तर्क साध्य? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तर्क सम्मत। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। जिसकी दो माताएं हों, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? द्वैमातुर, द्वैमातृका, सौतेला या फिर द्विमाता? तो 8 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? द्वैमातुर। ठीक है, जिसकी दो माताएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? द्वैमातुर। सबसे पहले गिना जाने वाला, इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है? सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रहरि, अग्रगणक, अग्रगामी या फिर अग्रगण्य? तो 9 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रगण्य। ठीक है, सबसे पहले गिना जाने वाला उसे अग्रगण्य कहा जाता है। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पूर्व दिशा के लिए, तो पूर्व दिशा के लिए प्राची, उदीची, प्रतीची या फिर अवाची? तो 10 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राची। पूर्व दिशा के लिए जो शब्द है उसे कहते हैं प्राची। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, इसके लिए कौन सा सही शब्द होगा? विदुर, विपत्नीक, वियोगी या फिर अपत्नीक? तो राइट आंसर हमारा 11 में क्या होगा? विपत्नीक। ठीक है, जिस पुरुष की स्त्री साथ नहीं है उसे विपत्नीक कहते हैं। और विदुर आप जानते ही हैं, जिसकी पत्नी मर चुकी हो। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, और उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइट रहते हैं, तो इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द है इसमें से जो रहेगा? तो 12 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? अभीप्सा। ठीक है, अभीप्सा बोलेंगे उसे, अपेक्षा, अपेक्षित, अर्शिक नहीं होगा, अभीप्सा राइट आंसर होगा।
शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक। धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोदत्त, या फिर ये सारे के सारे होंगे। 13 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? धीरोदत्त कहते हैं। ठीक है, शक्तिशाली भी हो, दयालु भी है और योद्धा भी है, ऐसे नायक को धीरोदत्त नायक कहा जाता है। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तैरने की इच्छा के लिए तीरसा, चिकीर्सा, जिंगासा या फिर अचीरसा। तो राइट आंसर हमारा 14 में क्या हो जाएगा? 14 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तितीरसा। ठीक है, तैरने की इच्छा रखने वाला तितीरसा कहलाता है। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, इसके लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं। परिशिष्ट, संदर्भ सूची, अनुक्रमणिका या फिर परिशिष्टों। तो 15 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे कहते हैं परिशिष्ट। ये ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें परिशिष्ट कहा जाता है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? अपठित, अनुमोदन, अध्याहरण या परिकल्पना। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय। तो 16 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? अध्याहरण। ठीक है, अध्याहरण, अधि प्लस में आहरण, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? खानाबदोश, पाथेय, उपाहार, स्वल्प आहार। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग करने के लिए दी जाती है तो उसे पाथेय कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? 17 में बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। और खानाबदोश कौन होता है? जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ठीक है, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। और स्वल्प आहार का मतलब होता है बहुत कम खाने वाला। स्वल्प आहार यानी कि बहुत कम खाने वाला। और उपाहार किसे कहते हैं? तो सुबह या शाम को जो हल्का भोजन लिया जाता है उसे उपाहार कहते हैं। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। मन को हरने वाला, मदमयी, मदमस्त, मनोहर या मर्मांतक। मन को हरने वाला उसे क्या कहते हैं? 18 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोहर। ठीक है, मन को हरने वाले को क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं। कांटों से भरा हुआ, इस वाक्य के लिए सही शब्द चुनना है। कांटों से भरा हुआ, कंटक कीर्ण, कंटका कीर्ण, कुचैला, विकीर्ण या फिर कंटक। तो 19 में राइट आंसर क्या होगा? कंटका कीर्ण। ठीक है, कंटका कीर्ण हमारा सही हो जाएगा। कंटक प्लस अकीर्ण, अकीर्ण का मतलब होता है भरा हुआ। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, पथ्य, अपाच्य, अलभ्य। तो अखाद्य बोलेंगे उसे। जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? खाद्य का मतलब होता है जो खाने वाली वस्तुएं होती है, खाने योग्य जो चीजें होती हैं। और जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य बोलेंगे। ठीक है, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहेंगे? जिसके पास घर नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रही, अनिकेत, अनिकेत, अभिषेक या फिर अकिंचन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनिकेत। ठीक है, अनिकेत हो जाएगा जिसके पास घर ना हो। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या फिर अलंघ्य। राइट आंसर हमारा हो जाएगा दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त होती है चीज उसे दुर्लभ कहा जाता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। ठीक है, अवसरवादी जो अवसर देखता है और बदल जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो 24 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूगर्भ वेत्ता। ठीक है, भूगर्भ वेत्ता हो जाएगा, ध्यान रखना है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियजित, इंद्रिया निग्रह, इंद्रियातीत या फिर इंद्रधनुष। तो 25 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रियातीत। ठीक है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना जरूर। जो भी बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। ठीक है, दत्तक। जो आंखों के सामने हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहा जाता है।
ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर उछाला हुआ, तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण या फिर उत्थान। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा उत्क्षिप्त। ठीक है, ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त कहलाता है। सही विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो आदि से अंत तक उसे क्या कहते हैं? आदि से अंत तक, अनादि, आद्योपांत, समकालीन या फिर समीचीन। तो 29 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा आद्योपांत। ठीक है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है आद्योपांत। सही विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। ये तो जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो, है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन दे रखे हैं। जो इस लोक की बात है उसे क्या कहेंगे? लौकिक। ठीक है, जो इस लोक की बात है उसे क्या कहेंगे? लौकिक। और जो परलोक की यानी कि इस लोक से अलग बात होती है उसको कहते हैं अलौकिक। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है? जानने की इच्छा के लिए बताइए। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है? इच्छा, आशा, जिज्ञासा या फिर अभिलाषा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। ठीक है, और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अनियमित, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण नहीं हो सकता है। तो जो नियमानुकूल ना हो। ठीक है, 33 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित कहेंगे उसको। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। जिस पर आक्रमण हो, इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या फिर आत्मघाती। जिस पर आक्रमण हो, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 34 में हमें आंसर बताना है, आक्रांत हो जाएगा। ठीक है, आक्रांत सही होगा, यहाँ पर ध्यान देना। जो देने योग्य है, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो देने योग्य है, गे, दे, पे या फिर दान। तो 35 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दे। ठीक है, जो देने योग्य है उसे क्या कहते हैं? दे कहते हैं। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है? मूल पाठ का अगर हम व्याख्या के साथ अनुवाद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 36 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? और डी हो जाएगा, व्याख्या अनुवाद। ठीक है, व्याख्या के साथ अनुवाद, व्याख्या अनुवाद। दूसरों की बातों में दखल देना, एक ही शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना। तो 37 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा हस्तक्षेप। ठीक है, दूसरों की बातों में दखल देना है, किसी के काम में हस्तक्षेप करना। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में होते हैं सभी। सफलता ना मिलने पर दुखी होना, इसको क्या कहा जाता है? सफलता ना मिलने पर दुखी होना। 39 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ। ठीक है, सफलता ना मिलने पर दुखी होने को क्षोभ कहा जाता है। खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा को क्या कहेंगे? विभुक्षा, बुभुक्षा, विभुक्षा या फिर भूभुक्षा। तो खाने की इच्छा है। 40 में राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। ठीक है, बुभुक्षा याद रखना है इसको, बुभुक्षा, खाने की इच्छा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? प्रणय, श्रद्धा, प्रेम या फिर सम्मान। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रणय। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, निष्पलक, निष्प्रय, निर्निमेष या फिर निर्विकार। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्पलक। ठीक है, बिना पलक झपकाए उसको कहेंगे निष्पलक। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश। प्रज्ञा चक्षु एक शब्द है और इसके लिए हमें वाक्यांश बताना है। बताइए, राइट आंसर क्या होगा? चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि जिसका नेत्र हो। ठीक है, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे क्या कहेंगे? प्रज्ञा का मतलब आप जानते हैं, ये बुद्धि होता है। ठीक है, और चक्षु बोलते हैं नेत्र यानी कि आंखों को। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे कहेंगे मित व्ययी। ठीक है, जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? मित व्ययी कहा जाता है। मक्खी चूस मत लगा देना। भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? भविष्य में होने वाला
भावी, गत, विगत या फिर आभास। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा भावी। ठीक है, भावी हमारा सही हो जाएगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके तो उसे कहेंगे अनुपम। ठीक है, अनुपम हमारा सही हो जाएगा। अल्पज्ञ कहते हैं कम ज्ञान वाले को, जिसको कम ज्ञान हो। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं? 47 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्युत कहेंगे उसे। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और अटूट आप जानते हैं, ना टूटने वाला। ठीक है, और अटल जो टाला ना जा सके उसे अटल कहते हैं, है ना, जो अपनी बात से ना टले। और अधे किसको कहते हैं? जो दिया ना जा सके। ठीक है, जो दिया ना जा सके उसे अधे कहते हैं। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिजीविषा। ठीक है, जिजीविषा हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज या फिर उद्भिज। तो 49 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? उद्भिज कहेंगे उसे। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहा जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को, ये हमारा जो इंडिया है आपने देखा है। ठीक है, ये और इधर हमारा पूरब है और इधर हमारा क्या है? उत्तर दिशा है। और ये वाला जो भाग है ना, इसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ईशान कोण कहते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। ईशान कोण ये आप जानते भी होंगे। आगे, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त किया कर चुका हो, इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत या फिर जितेंद्रिय। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा? इंद्रजीत कहेंगे उसे। ठीक है, जिसने इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर ली हो उसे इंद्रजीत कहा जाता है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो 52 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कुलीन कहेंगे उसे। ठीक है, कुलीन वर्ग में जन्म लेने वाला, यानी कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द कौन सा होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, क्रमागत, अनव्यागत, परागत या फिर तथागत। तो 53 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनव्यागत। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला उसे अनव्यागत कहेंगे। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी, द्रोण, बेसिन, घाटी या फिर उपत्यका। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? तो 54 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपत्यका कहते हैं। ठीक है, उपत्यका कहा जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसे क्या कहेंगे? कृपण, मसृण, मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी। मितव्ययी कहेंगे जो कम खर्च करता है ना। लेकिन जो कंजूसी से धन खर्च करता है, ठीक है, कंजूसी से पैसा है उसके पास लेकिन फिर भी कंजूस है, तो उसे क्या कहेंगे? कृपण कहेंगे। कृपण यानी कि कंजूस। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो दिन और समय जिसका निश्चित नहीं होता उसे अतिथि कहा जाता है। किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? किसी की सहायता करने वाला सहायक, सहृदय, सहचर या फिर सहकार। तो 57 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सहायक। किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। भला चाहने वाला, भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है हितैषी। भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इसके लिए सही विकल्प कौन सा होगा? इंद्रजीत, इंद्रिय, जितेंद्रिय या फिर इंद्रपति। इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। जितेंद्रिय सही हो जाएगा। और जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त किया उसको कहते हैं इंद्रजीत। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। 60 में आपको आंसर बताना है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है तो उसे क्या कहेंगे? जिजीविषा, चतुरानंद, जीविका। तो उसे भाई जिजीविषा ही कहा जाता है ना। जीने की इच्छा यहाँ पर जो है मेन शब्द है। ठीक है, मुख्य शब्द क्या है? जीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो जिजीविषा। वाक्यांश का एक शब्द बनाना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? निर्मम। ठीक है, निर्मम कहेंगे, ध्यान रखना। जिसके हृदय में ममता नहीं है। निर्दय, जिसके अंदर दया नहीं है। और भय, निर्भय, जो डरता नहीं हो। निहृदय, जिसका, जिसके अंदर हृदय नहीं है। एक ही समय में वर्तमान के लिए शब्द कौन सा होगा? बताइए। 62 का आपको आंसर बताना है। 62 में क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, समसामयिक। ठीक है, एक ही समय में वर्तमान, इसके लिए समसामयिक शब्द सही होगा। पार्थिक के लिए उचित वाक्य क्या होगा? पार्थिक, जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है,
जिसका संबंध ईश्वर से है या फिर पृथ्वी से है। कार्तिक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा होगा जिसका संबंध पृथ्वी से है, ठीक है, पृथ्वी से है, वो सही हो जाएगा। जो मोक्ष चाहता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहेंगे, तो राइट आंसर हमारा 64 में कौन सा होगा? ए सही हो जाएगा, मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु सही हो जाएगा, ये नहीं है मुमुक्ष, मुमुक्ष नहीं होता, मुमुक्ष भी नहीं होता और मुमुक्ष भी नहीं होता। इसको सही तरीके से लिखने आना चाहिए आपको। आगे 65 क्वेश्चन, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। ठीक है, जो मापा ना जा सके अपरिमेय कहलाता है। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे और जो नहीं मानता हो उसे कृतघ्न कहेंगे। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, उसे कहते हैं निराकार। ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहा जाएगा। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहेंगे भाई? स्वार्थी कहेंगे, है ना, जो हर समय अपने मतलब की बात सोचता है और अपना मतलब साधता है। आभ्यंतर का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 69 में आपको बताना है। 69 में हमारा सही आंसर क्या होगा? आभ्यंतर का सही अर्थ हो जाएगा किसी वस्तु की आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, भिन्न या फिर भीतरी भाग। आभ्यंतर का सही आंसर होगा किसी वस्तु का भीतरी भाग। आगे क्वेश्चन है, मूल पाठ का शब्द से अनुवाद क्या कहलाता है? मूल पाठ का शब्द से यानी कि शब्दों के साथ में अनुवाद क्या कहलाएगा? तो राइट आंसर हमारा 70 में कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, शब्द अनुवाद। ठीक है, शब्द अनुवाद सही हो जाएगा। जो व्याख्या के साथ अनुवाद किया जाता है उसे व्याख्या अनुवाद कहा जाता है। ठीक है, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? त्रिशंकु होना, तो 71 में करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी और का ना रहना। ठीक है, किसी और का ना रहना उसे कहेंगे त्रिशंकु होना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। तो आगे देखते हैं, जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। ठीक है, जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहेंगे, ध्यान रखना है। आगे है 73 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? 73, अध्याहार का अर्थ क्या होगा? अध्याहार का अर्थ क्या होगा? 73 में आंसर बताना है। वाक्य में आधा अर्थ प्रकट होना, वाक्य में किसी अंग का लोप हो जाना, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, वाक्य में संपर्क छिन्न हो जाना। तो अध्याहार का अर्थ होता है वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? तो जीने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जीने की इच्छा। आगे, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो 75 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा असूर्यम पश्या। ठीक है, असूर्यम पश्या, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। इनमें से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? निश्चल का अर्थ इनमें से कौन नहीं है? जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, अचल या निश्चित। निश्चल का अर्थ हमारा क्या हो जाएगा? तो 76 में डी हो जाएगा, निश्चित। ठीक है, जो अपने स्थान से हिल ना सके, ये भी, उसे भी निश्चल कहते हैं। स्थिर और अचल होता है। ठीक है, तीनों पर्यायवाची है, लेकिन निश्चित इसका सही अर्थ नहीं है। आगे आ जाएगा, किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होगा? जिसे दूर करना कठिन है, जिसे, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन है, जिसे जीत पाना कठिन हो। दुर्निवार, दुर्निवार का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है, जिसे दूर करना कठिन हो, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा 78, खोज करने वाला, खोज करने वाले को क्या कहते हैं? खोज करने वाला अन्वेषक, अनुपम, अनविति या फिर निवेशक। तो 78 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषक। ठीक है, खोज करने वाले को क्या कहते हैं? अन्वेषक कहा जाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता है उसे क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अतीन्द्रिय। ठीक है, अतीन्द्रिय कहेंगे जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमें सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, सही युग्म दे रखा है। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं क्या? नहीं, उसे अभिनेत्री कहेंगे। जो व्याकरण जानता हो वैयाकरण, आंखों से परे प्रत्यक्ष, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। ठीक है, यही सही है इसमें। आंखों से परे को अप्रत्यक्ष कहेंगे और जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहेंगे। ठीक है, और लौट कर आए हुए को अभ्यागत कहेंगे।
81 में बताना है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, विजित, विजेता, जिगीसु या फिर जिज्ञासु राइट आंसर हो जाएगा। तो 81 में सी सही होगा, जिगीसु। ठीक है, विजेता उसे बोलते हैं जो जीत चुका हो, और जिगीसु किसे कहेंगे? जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। किसी की पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसके लिए सही सही शब्द क्या होगा? तो अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित हमारा सही हो जाएगा। आगे, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसे इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 83 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अध्यादेश कहा जाता है उसे। ठीक है, अध्यादेश कहा जाता है। पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? सिकनक, सिरोपर, पाद मस्तक या फिर आपाद मस्तक। पैर से सिर तक, तो 84 में करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? मदिरा पीने का प्याला। तो 85 में राइट आंसर आपका कौन सा होगा? चश्म, चषक, चस्की या फिर चषक। तो ये वाला सही हो जाएगा। लिखना देख लेना किस तरीके से शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, चषक हमारा सही हो जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत है, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहिए? तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, मैं स्त्रैन। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सवाल जवाब के लिए या बहस वगैरह करते हैं एक दूसरे को, उत्तर प्रत्युत्तर, है ना? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 87 में सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्युत्तर। ठीक है, प्रत्युत्तर यानी कि एक ने अगर कुछ कहा तो दूसरे ने तुरंत उसका जवाब दिया। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? 88 में आपको आंसर बताना है। 88 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वागदाता। ठीक है, वागदाता सही हो जाएगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो 89 में करेक्ट आंसर क्या है? आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल या फिर आकाश फल। तो आकाश वृत्ति सही हो जाएगा, जिसका, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। मरणासन्न अवस्था वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? मरणासन्न, जो मरने की अवस्था में है, उसे क्या कहेंगे? तो 90 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? म मृत्यु, मुमूर्षु। मुमूर्षु का मतलब होता है मृत्यु की इच्छा रखने वाला, तो इसे कहेंगे म मृत्यु। ठीक है, म मृत्यु हमारा सही हो जाएगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। तो 91 में करेक्ट आंसर होगा हमारा विस्थापित, अविस्थापित, संस्थापित या फिर संस्थाजित। तो विस्थापित सही हो जाएगा। ठीक है, विस्थापित हमारा सही होगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द कौन सा होगा? बुरे उद्देश्य से की गई, तो बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए दुरअतिक्रम, दुरअधिगम, दुरअभिसंधि या दुरअभियोजन। तो 92 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुरअभिसंधि। ठीक है, दुरअभिसंधि हमारा सही हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युयुत्सु, युद्धरत, योद्धा, परियुद्धवीर। तो 93 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है हमारा युयुत्सु। ठीक है, युयुत्सु कहा जाता है। तैरने या पार होने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो तैरने का इच्छुक है, पार होने का इच्छुक है, उसे क्या कहेंगे? तो 94 में करेक्ट आंसर क्या होगा? तितीर्सु। ठीक है, तितीर्सु हमारा सही हो जाएगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? अनामी, अनिमिका, अनामिका या फिर अनामिका। तो ये वाला सही हो जाएगा। ये शुद्ध शब्द देख लेना। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसे क्या कहते हैं? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसे क्या कहेंगे? तो 96 में करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दामाद, दामादेतर, दाम या दामोदर। ठीक है, दामोदर कहेंगे क्योंकि रस्सी को बोलते हैं दाम। ठीक है, रस्सी का अर्थ क्या होता है? रस्सी को दाम भी बोला जाता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहेंगे? तो मितव्ययी तो कहेंगे नहीं, मितव्ययी कहते हैं जो कम खर्च करता है। ठीक है, तो उसे कहेंगे मिताहारी। ठीक है, मिताहारी यानी कि कम खाने वाला। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? गुरु के समीप रहकर के अध्ययन करने वाले को कहा जाता है अंतेवासी। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? अंतेवासी कहेंगे, ध्यान रखना है। 98 में डी हमारा सही हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्र हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशिखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण या चंद्रशेखर। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है।
तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द। अब जानते हैं तिलक लगाने में हम चावल का प्रयोग करते हैं और चावल को अक्षत भी बोला जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? 101 में आपको आंसर बताना है, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा अंत्यज। ठीक है, जो जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ निचले वर्ण में उसे अंत्यज कहा जाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है तो उसे पाथे कहते हैं। आधी रात का समय, आधी रात के समय को क्या कहा जाता है? सरवरी, विभावरी, निशा या फिर निशीथ। तो 103 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा निशीथ कहा जाता है। ठीक है, तो 103 प्रश्न हम कर चुके हैं। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए इसका तो कमेंट करके जरूर बताना। कल कल जो क्लास करवाई थी है ना उसको भी देख लेना, वो व्याकरण की क्लास थी और उसका भी दूसरा पार्ट मैं करवा दूंगी और इसका भी। ठीक है, तो कल करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ।